स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तारे और सोलर सिस्टम। पहेली एंड बुझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। जो पहली है वो दोनों भाई बहन अपने जो दादाजी के पास जाते हैं। विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक, गर्मियों की छुट्टी के दौरान। आफ्टर डिनर, अब बोल रहा है कि गांव जाते हैं अपने दादाजी के पास, तो आफ्टर डिनर के बाद मतलब रात को। दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, वो कहाँ जाते हैं, छत पे जाते हैं घर की। इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, वो एकदम साफ बिना बादल वाली रात थी। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे उन चमकते तारों को देखकर। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन्स इन देयर सिटी, ऐसा नज़ारा उन अपने शहर में नहीं देखने को मिला उनको। इस प्रकार से सुंदर सा नज़ारा, इस प्रकार से जो तारे अपने शहर में उनको नहीं मिले थे, नहीं देखने को मिलते। नाइट स्काई है, रात के टाइम पे टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो शहर में उनको नहीं देखने को मिले, देखने को नहीं मिलते थे। किसको? पहली और भुजों को। एसोसिएटेड विद दैम, अब देखो बोल नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही फैसिनेटिंग मतलब शरीर में एकदम खुशी देने वाला एक्सपीरियंस है। एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड एटमॉस्फेयर इज क्लियर, जहाँ पर कोई भी चमकीली लाइट नहीं है, जो ब्राइट लाइट नहीं है मतलब चमकीली। शहरों के अंदर क्या होता है, हर रोडों पर या फिर हर जगह पर, हर घर में, हर दूसरे घर में, मतलब हर घर में लाइट होती है, चमकीली लाइट होती है, काफ़ी टिमटिमाने वाली, चमचमाने वाली ब्राइट लाइट होती है, जिसके कारण तारे नहीं दिख पाते और एटमॉस्फेयर साफ नहीं हो पाता। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। अब एटमॉस्फेयर क्या नहीं है, साफ नहीं है। लुक एट द स्काई, आपको आसमान की तरफ देखना है। ऑन ए डार्क, अंधेरे में, क्लियर नाइट, और साफ रात हो, जरूरी होनी चाहिए। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार्स, आप अपने आसमान में जब देखोगे तो आपको बहुत अनगिनत तारे देखने को मिलेंगे। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, कुछ तो चमकीले और कुछ इतने चमकीले नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ तो बहुत चमकीले होंगे और कुछ थोड़े से कम होंगे चमकीले। ऑब्जर्व देम केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना है। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज़, बड़े शहरों के अंदर जो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग है। पहली बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हो रही है, बहुत ज़्यादा चौंक रही है। क्यों? क्योंकि वाई द विलेज क्वेश्चन कर रही है कि डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों के अंदर और जो गांव के अंदर ये सब इतना अंतर क्यों है? क्योंकि देखो वहाँ पर क्या है, ब्राइट लाइट है। जो ग्रैंड मदर एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू टू ब्राइट लाइट, या धुआं होता है, जो धूल होती है, धुआं होता है। और स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रेयरली क्लियर, और जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो आसमान होता है वो बहुत ही मुश्किल से ही साफ रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या है, धूल मिट्टी रहती है, धुआं होता है और बहुत चमकीली लाइटें होती हैं। तो इस वजह से आसमान नहीं देखने को मिल पाता, सही से नहीं देखने को मिल पाता। ही आल्सो आइडेंटिफाइज सम ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज, और उन्होंने अपनी स्टोरीज ही बताई और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई रात को देखने को मिलते हैं। डू ऑल ऑफ देम, क्या सभी अपीयर टू ट्विंकल, सभी टिमटिमाते हुए तारे जो होते हैं सभी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्या? डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, क्या आपने ऐसा कोई तारा देखा जो चमकता नहीं हो? सभी चमकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, जो चमकते नहीं है, जो तारे नहीं चमकते वो प्लैनेट्स होते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, जो रात के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो चमकता है वो कौन चमकता है? वो चांद चमकता है। अब द स्टार्स, जो तारे होते हैं या प्लैनेट होता है या मून है या मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, जो आसमान में रात के टाइम में दिखाई देते हैं, वो सब कैसे ऑब्जेक्ट है? सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स, जो स्पेस में बाहर यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, जैसे कि तारे हो गए, प्लैनेट हो गए, मून हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट जो स्काई में आसमान में दिखाई दे रहे हैं, उसके सब क्या है? सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स हैं रात के टाइम पर। द स्टडी ऑफ सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स, जब हम स्टडी जो करते हैं सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स की जो आसमान में दिखाई देते हैं,
उन सभी की स्टडी को बोलते हैं हम एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी। उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो हम स्पेस की सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इन एंशियंट इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो पूर्वज इंडिया थे, पूर्वज के अंदर हमारे एंशियंट इंडिया, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, परफॉर्म मैथेडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई, ऑब्जर्वेशन की थी उन्होंने स्काई की, ऑफ स्काई। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम, कि उनके समय के दौरान उनकी जो एडवांस नॉलेज, जो उनकी स्काई के लिए, जो आसमान में जो तारे हैं, सितारे हैं, उसके लिए जो नॉलेज थी उनके पास, वो बहुत ही एडवांस थी, बहुत ही एडवांस नॉलेज थी। पैसेज ऑफ द सन, स्टार्स, कि जैसे जैसे जो समय बीतता गया, किसका, कि किस का समय बीतता गया, सूरज का, तारों का, मून का, प्लैनेट्स का इन द स्काई, हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनेक्स। कैलेंडर्स में और एल्मेनेक्स में काम आते थे, तो रास्ता बताने के लिए या फिर बीमारी, कोई भी चीज़ है कैलेंडर के रूप में, तारीख बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए कौन काम आते थे, सूरज और तारे या फिर मून या प्लैनेट्स, ये सब काम आते थे। किसके लिए, कैलेंडर बताने के लिए, भाई तारीख किसकी, कौन सी तारीख है, कैलेंडर के रूप में काम आते थे। दिन हो गया, रात हो गई, तो ये सब कौन बताता था, टाइम को कौन बताता था, सन स्टार से, दिशा को भी बताते थे, और सीज़न को भी बताते थे, कौन सा सीज़न आने वाला है। तो क्या कैलेंडर के रूप में काम आते थे। देयर वर ऑफन यूज्ड बाय पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स फॉर टाइमली शॉविंग, चॉइस ऑफ कब बीज बोना है, चॉइस ऑफ क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स बोनी, ये सब कौन बताते थे, तारे ही बताते थे। स्टार्स, सन, धूप, ये सब बताते थे कौन सी फसल कब बोनी है। तो फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल्स, और इसके बेस पे ही हमने फेस्टिवल्स और सीजन को फिक्स किया था, सूरज के निकलना। तो ये सब किसकी वजह से है, तारे दिखाई देते थे, तारे वो सब देखते थे, तो तारों के बेस पे फसल उगाते थे। तो लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन, चलो अब ऑब्जर्वेशन कुछ करते हैं ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जो स्पेस में पाए जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, लर्न अबाउट देम, उनके बारे में कुछ सीखते हैं। द मून, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में बात की जा रही है। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली, अपने मून को ऑब्जर्व करना लगातार, फॉर सेवरल नाइट्स, कई रातों तक, अपने प्रिफरेबली एक फुल मून से दूसरे मून तक आपको देखना है। मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में अपने मून का जो डायग्राम बनाना है हर रात, प्रत्येक रात को। नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, अपने वो नोट करना है डे, वो दिन को, फुल मून कब है कब नहीं है। आल्सो नोट अपने एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन, कि अपने ईस्ट वेस्ट में भी देखना है कि क्या आपको स्काई में कहाँ पे मून कहाँ देखने को मिल रहा है, ईस्ट या वेस्ट में। दिशा भी बतानी है। फेस ऑफ द मून, फेसेस मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, डिफरेंट फेसेस होते हैं मून के। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो पता करते हैं, अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। वाई फेसेस ऑफ द मून ऑकर, कि फेसेस क्यों होते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16, अपने 16 चैप्टर में पढ़ा था, दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, कि जो मून होता है अपनी लाइट, खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो किसकी रिफ्लेक्शन किसकी करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सन। उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सन का रिफ्लेक्शन ऑफ सन, ठीक है। जिसके के बाद देखते हो आप एक्लिप्स देखते हो, एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण होता है एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण को बोलते हैं एक्लिप्स। दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस सनलाइट वेयरएज द सन एंड द अदर स्टार डू, कि भाई अगर जो मून होता है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो सूरज होता है या फिर तारे होते हैं वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, कि हम जैसे कि सूरज चांद को देखते हैं, बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, जो भाई सनलाइट है, धूप की किरणें हैं, फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, कि भाई जो सनलाइट की जो धूप है वो किसके ऊपर पड़ती है, मून के ऊपर, और जिसके कारण क्या होता है वो हमारे ऊपर हमें चमकते हुआ दिखाई देता है, कौन, मून। फिगर 17.3 में तो ये इस प्रकार से, ये हमारी अर्थ है, ये मून है और ये सन है। तो ये सन की लाइट जब आती है इसके ऊपर
इस प्रकार से पैरेलल रेज पड़ती है तो ये चमकता है। इस प्रकार से चमका हुआ पार्ट हमें नाइट में दिखाई देता है। इस प्रकार से बहुत अच्छा है ये डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम बता रखा है यहाँ पर। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून, हम वही पार्ट देख पाते हैं मून का फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड, जिसके द्वारा हमारे जो रिफ्लेक्टेड हो रही है हमारे ऊपर उसी हिस्से को देख पाते हैं, उसके पीछे वाला हिस्सा, पिछला हिस्सा नहीं देख पाते हम। अब एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है यहाँ पर कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर ये। टेक अ बिग बॉल और ए पिक्चर, अपने एक बड़ी बॉल लेनी है या फिर एक पिक्चर लेना है। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक, आधा उसको वाइट करना है और आधा ब्लैक काला करना है। गो आउट इनटू द ब्लैक प्लेग्राउंड विद 2 of your फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों के साथ जाना है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड, अपने 2 मीटर का सर्कल बनाना है ग्राउंड के ऊपर। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, अब आपको जो स्कूल उसमें गार्डन में जाके जब आप जाओगे गार्डन में तो वहाँ पर क्या करना है कि 8 लगाना है इस सर्कल, 8 हिस्से में 2 मीटर बनाया तो उसको अच्छी तरीके से बनाना है। हो गए 8 पार्ट हो गए, यस और नो 8 पार्ट हो गए। तो ये इक्वल पार्ट में 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, स्टैंड खड़े होना है अपने सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर इस सेंटर पर जहाँ पर खड़ा होना है, ठीक है, बीचों बीच खड़ा होना है। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, अब अपने दोस्त से बोलना है कि भाई बॉल को डिफरेंट पॉइंट्स से सर्कल बॉल को पकड़ना है। हर टू कीप वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ रखना है उसको हमेशा। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कीप टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट के दिशा में जहाँ से सूरज उगता है तो उस वाइट पोर्शन उसके दिशा में रखना है। इफ द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म इन द आफ्टरनून, यदि धूप में दोपहर के टाइम पे हो रही है, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कीप टुवर्ड्स द वेस्ट, दोपहर के टाइम पे वेस्ट में आ जाता है ना सूरज। इन ईच केस लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज कीप्ड वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस तरीके से, ऐसे ये वर्टिकल होता है और ये वाला होता है पोर्शन, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसे ये वाला पार्ट ऐसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है ऐसे सीधा ऊपर, ठीक है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अपने कहाँ खड़ा होना है, सर्कल के सेंटर पर खड़ा होना है। विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल विद योर while your friend stands at the point on the circle marked earlier, draw the shape of the white portion as you see it, कि अपने ड्रॉ करना है। कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून एज शोन, इस प्रकार से देखो 8 डिवाइड करें इधर से इस प्रकार से और उसकी डायरेक्शन में वाइट वाले पार्ट को सन के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। ये 8 पार्ट करें। द मून अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन इन इट्स ऑर्बिट, अब वाइट पार्ट जो दिखाई देगा वो अलग अलग हिस्सा दिखाई देगा, वाइट पार्ट दिखाई देगा जो कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ दिखाई देगा वाइट वाला पार्ट मून का। पोजीशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फेसेस, रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो याद रखना है कि चांद होता है वो अर्थ के चारों तरफ सर्कल घूमता है। द अर्थ अलोंग विद द मून, जो अर्थ पृथ्वी होती है मून के साथ। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो कि 17.6 फिगर दे रखा है। द अर्थ कंपनीड, और पृथ्वी के द्वारा जो साथ दिया जाता है बाई मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ और मून दोनों एक साथ घूमती है, जो कि दोनों फिर आपस में अराउंड सन के चक्कर लगाते हैं, दोनों आपस में दोनों के दोनों इस प्रकार से। कैन यू नाउ गैस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, क्या आप गैस कर सकते हो रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, सन की रिलेटिव पोजिशन मून की, एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून, अर्थ की जो फुल मून पे कब बनेगा वो, और फुल मून पे कब बनेगा, और या न्यू मून जब होगा वो, तो वो उस पर आपको सब करना है। कैन यू गैस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन,
कि कहाँ पर सन होगा और मून कहाँ होगा और अर्थ कहाँ पर होगा। ये तीनों की पोजीशन बतानी है कि भाई एक न्यू फुल मून पर और न्यू मून पर कहाँ कहाँ होगा। योर नोटबुक इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। आपको ये जब आपने फेस कर रखे थे ना, आपने लिखे था कौन से हम उसको लिखने हैं, अपने कॉपी में बनाना है। साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो वाला पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। आफ्टर द फुल मून दैट sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? Yes, नहीं दिखाई देता हमें बैक साइड। Draw a circle about 1 meter diameter on the ground. The size of the illuminated part of the visible from the increases each day after the new moon day. उसका साइज बढ़ता चला जाता है, मतलब तभी तो पूरा मून दिखाई देगा। मतलब ये पूरा ना इसके बारे में समझा रहा है, इसके बारे में, इसके बारे में कि भाई एक बार तो वो इस प्रकार से है, फिर वो इस प्रकार से है, फिर वो इस तरीके से, फिर वो पूरी तरीके दिखाई देता है, फिर दोबारा ऐसे आ जाता है, फिर वो ऐसा होता है, फिर वो ये क्या फेसेस है, उनके डिफरेंट फेसेस है। एक्टिविटी 7.3 ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड as one of your friends to stand at the center of the circle. You revolve around your friends, अपने फ्रेंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाने। in which such a manner that your face always remains towards him, इस तरीके से लगाना है कि आपका जो चेहरा है वो उसकी तरफ ही हो। can your friend see your back? how many rotation did you complete in one revolution? आप कितने रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन जो पूरा चक्कर है लगाना, वो कितने रोटेशन में लगा लेते हो? एक ही में लगाओगे, एक ही रिवॉल्यूशन में एक ही में करोगे ना आप, रोटेशन में लगाओगे तो एक ही पूरा चक्कर होगा, वो एक ही आप भी घूम रहे हो साथ साथ और घूमते 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 चक्कर भी लगा रहे हो। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज अ सिमिलर मैनर। आप खुद भी घूम रहे हो, क्या होता है खुद का रोटेशन होगा, खुद के चक्कर लगाता लगाता फिर दूसरे सर्कल के चक्कर लगाना, साथ साथ खुद भी घूम रहे हो। और रिवॉल्यूशन मतलब सन के चक्कर लगाने, किसी के रिलेटिव्स, किसी के संबंध में, मतलब सन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमते घूमते रोटेशन करते करते चक्कर लगा रहे हो। द मून कम्प्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो मून होता है वो कंप्लीट करता है पूरा एक रोटेशन अपने ही एक्सिस पर। इट्स एक्सिस एट इट्स कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब जो मून होता है पहले तो अपना खुद का रोटेशन एक बार खुद का चक्कर लगाता है और एक ही बार में ही 1 चक्कर पूरा एक ही बार में जब खुद घूमता है वैसे ही एक ही पूरे बार में एक ही बार घूमते ही वो पृथ्वी का एक बार चक्कर लगा लेता है। द मून्स सरफेस, मून की जो सरफेस होती है वो, उसके बारे में बात की जाएगी यहाँ पर। द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। और फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला, फैसिनेटिंग मतलब होता है खुश करने वाला ऑब्जेक्ट फॉर पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। जो चांद होता है ना, वो आपने देखा होगा जितने भी कवि होते हैं, कविता होती है उस चांद के ऊपर, या जितने भी स्टोरी बताते हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही उत्साहिक, बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट है उनके लिए। फैसिनेटिंग मतलब खूबसूरत, एक उत्साह से भरने वाला। फैसिनेटिंग मतलब बहुत सुंदर है ना, बहुत प्यारा। फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करने वाला। तो बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, जब एस्ट्रोनॉट्स, जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में घूमते हैं ना, इस एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं जो चांद पे जाते हैं, जो इस हमारे पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, रॉकेट पे बैठ के जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं जो बाहर घूमते हैं। तो वो जब चांद पे जाते हैं, वो गए जब, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। बैरन मतलब तो बंजर, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उसे डस्टी बोलते हैं। देर आर मैनी क्रेटर्स थे, गड्ढे होते हैं वो थे। इट आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। बहुत ज़्यादा स्टीप्स थे और बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, पहाड़ बहुत थे वहाँ पर। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। और कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल, जो अर्थ के ऊपर, जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वैसे ही वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही माउंट एवरेस्ट की तरह ही हाईएस्ट माउंटेन्स थे। वहाँ पर भी चांद के ऊपर भी ऐसे ही कुछ पहाड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे। ये फोटो है चांद की नज़दीक से बिल्कुल, द सरफेस ऑफ द मून।
सरफेस है मून की। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि जो मून की कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून का। इट हैज़ नो वाटर, और उसके पास कोई पानी भी नहीं है मून के पास। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। क्या कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, क्या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है मून के ऊपर? नो, कोई लाइफ नहीं है वहाँ पर, कोई जिंदा नहीं है वहाँ पर, कोई ज़िंदगी नहीं, जिंदा रहता है जैसे हम यहाँ पृथ्वी में जिंदा, हम सब जिंदा है, चांद पे नहीं है ऐसा कुछ भी। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। क्या आप कोई आवाज़ सुन सकते हो चांद के ऊपर, चांद पर? नो, नहीं सुन सकते। अब पहली बोलती है वी लर्नड इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। मीडियम जैसे हवा, एयर होता है, मतलब जरिया। मीडियम मतलब होता है जरिया। जरिया किस जरिए के द्वारा, मीडियम कि किसके द्वारा, वो मीडियम कहलाता है। जैसे मान लो मेरी आवाज़ जा रही है, आप तक सुनाई दे रही है, तो वो स्पीकर के द्वारा जा रही है ना। स्पीकर जो आप कान में लगा के सुनते हो, या फिर फ़ोन में जो स्पीकर लगा हुआ है उसके द्वारा आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, तो वो क्या है? जरिया है, तरीका, एक जरिया है, मीडियम है। तो एयर भी क्या होती है? एक मीडियम। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ को, तो वो कहीं ना कहीं एयर की वजह से सुन पा रहे हो। अगर स्पेस में जाएंगे ना, पृथ्वी के बाहर जाएंगे, तो वहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, जिसके कारण क्या, हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते वहाँ पर। तो देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। हम कैसे आवाज़ कैसे सुनेंगे, साउंड कोई भी आवाज़ नहीं सुन, तो जो चांद पे जाके हम कैसे कोई आवाज़ सुन पाएंगे? ये जो सूट होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन लगा होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जिसके द्वारा वो सुन पाते हैं। ऑक्सीजन मतलब एयर, हवा, ऑक्सीजन वो प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। विश्व सबसे पहले चांद के ऊपर पैर किसने रखा था? किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे ऊपर पैर रखा था। और उसके बाद जो उनको दूसरा था, दो आदमी गए हुए थे। एक थे, पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा आदमी था वो था एडविन एल्ड्रिन। दोनों दोस्त थे, दोनों ही साथ गए थे। एडविन एल्ड्रिन एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। ये नासा के द्वारा भेजा गया हुआ इंसान था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे पहले व्यक्ति चांद पे जाने वाले, फिर एडविन एल्ड्रिन थे। और कब गए थे? जुलाई 21 को 1969 में। द स्टार्स, स्टार के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। व्हाट अदर सब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई। क्या आप दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हो जो स्काई नाइट, जो रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हो? तो एक तो स्टार्स को देखते हैं हम ना, टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए चांद को देखते हैं। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्काई के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तारे हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट, और अंधेरी रात में आपको ध्यान से पूर्वक तारों को देखना है। एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी, और ऐसी जगह से देखना है जहाँ पर जो शहर से बिल्कुल दूर हो, शहर से दूर हो, ऐसी जगह पे जाकर आसमान की तरफ देखना है। क्योंकि वहाँ पर सिटी में क्या होती है, लाइट्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो लाइट पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण हम आसमान की तरफ, तारों की तरफ सही से प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। और आर ऑल द स्टार्स इक्वली, सभी सारे स्टार्स बराबर ब्राइट, चमकीले होते हैं क्या? नहीं होते। कुछ ज़्यादा चमकता है तो कोई कम चमकता है। कोई छोटे तारे होते हैं, कोई बड़े तारे होते हैं, कोई नज़दीक होते हैं तो कोई दूर होते हैं। आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या सेम कलर के होते हैं? नो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, सेम कलर के भी नहीं होते। इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो स्टार्स होते हैं ना, वो खुद ही अपनी लाइट्स को एमिट करते हैं। ठीक है, वो खुद ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टार्स अपने अंदर से लाइट निकाल पाते हैं। ठीक है। द सन इज़ आल्सो ए स्टार, वो जो हमारा सन है, सूरज है, वो भी एक स्टार है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, क्यों वो चांद, जो सूरज होता है, वो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो हमारे नज़दीक है ना, हमारे जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। कौन? जो बड़ा भी है, साइज में है बड़ा, और नज़दीक भी है, इस वजह से सन बहुत बड़ा दिखाई देता है ना। विच अपीयर्स बिगर, ए फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू, और ए फुटबॉल प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आपके पास एक फुटबॉल रखी है, आपके पास रखी है, या फिर 100 मीटर दूर तक एक फुटबॉल रखी हुई है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे देन द, क्या देखो, विच अपीयर्स बिगर, कौन बड़ा दिखाई देगा? एक फुटबॉल जो कि आपके पास रखी हुई है, या फिर एक वो फुटबॉल जो आपके 100 मीटर दूर रखी है। एक नज़दीक है और एक दूर है।
तो कौन बड़ा दिखाई देगा? जो पास है वो बड़ा दिखाई देगा, जो दूर है वो बड़ा दिखाई देगा? ऑफ कोर्स जो हमारे पास रखी हुई फुटबॉल वो हमें बड़ी दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू जो दूर रखी हुई है उसके कंपेयर में। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे दैन द सन। जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो मिलियंस, लाखों, 10 लाख होते हैं, 10 लाख, करोड़ों, लाखों, 10 लाख होता है 1 मिलियन के बराबर। और मिलियंस के बारे में बात की जा रही है, मतलब लाखों टाइम्स, काफ़ी करोड़ों गुना जो वो किलोमीटर दूर होते हैं हमसे, ठीक है। देन द सन, किसी कंपेयर में? सन के कंपेयर में। सन तो हमारे नज़दीक है, लेकिन जो तारे होते हैं कई किलोमीटर, कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं हमसे। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट्स। इस वजह से ऐसा जो हमें तार दिखाई देते हैं, एक पॉइंट, तारे जो होते हैं, सितारे होते हैं जो, वो पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, पॉइंट के जितना बड़ा दिखाई देते हैं ना। कि द सन इज़ नियरली 150,000,000,000 दैट मीन्स कितने जीरो हो गए यहाँ पर? 7, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर्स, 15 करोड़ किलोमीटर, दैट मीन्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतना दूर है, बहुत ही, 15 करोड़ मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है नियरली इतना किलोमीटर है, सन है ना हमारा, वो इतना किलोमीटर दूर। आप सोचो जब सन इतना किलोमीटर दूर है तो बाकी स्टार्स कितने करोड़ों, कितने ही ज़्यादा दूर होंगे हमसे, बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रोक्सिमा सेंटोरी। जो नियरेस्ट, नज़दीक वाला जो स्टार है सबसे पहला, वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। जो इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, वो इतना डिस्टेंस पे, दूरी पे है। कितने होगा ये? करोड़ तक होगा यहाँ पर, यहाँ तक करोड़ हो गया, 10 करोड़, 1 अरब, 10 खरब, 1 अरब, 10 अरब, खरब, मतलब कि भाई अगर देखा जाए तो कितनी जीरो है? ट्रिलियन में देखते हैं ना। 1 ट्रिलियन में कितना होता है भाई? 10⁻12 ट्रिलियन ये होता है। तो देखते कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मतलब कि 40 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। उसके सब, ये सबसे नज़दीक वाला बताया जा रहा है। सन के जो, सन के बाद वाला जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो सबसे सन के बाद है, सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पृथ्वी के है, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली? ऑफ कोर्स यस, पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया ना हमने। सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और कुछ तो स्टार्स इससे भी ज़्यादा दूर होते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नाउन एज लाइट ईयर। अब इन बड़ी संख्याओं को लाइट ईयर के रूप में क्या करा जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, यूनिट में बताया जाता है कि लाइट ईयर के रूप में। इतनी बड़ी किलोमीटर की यूनिट को हमें लाइट ईयर में, लाइट ईयर मतलब होता है एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। एक जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होती है लाइट की। इतनी तेज स्पीड ट्रैवल करती है, इतनी तेज़ी से लाइट 1 सेकंड में इतनी मीटर तक ट्रैवल करती है। जो लाइट होती है वो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो अगर इसी को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, इतने नंबर को ही हम जब किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 1 ईयर, तो ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से। कितना ईयर है? 1 ईयर है, 1 ईयर है। तो 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड, टाइमिंग को लिखेंगे ना। ईयर क्या है? टाइम है। ईयर क्या होता है? टाइम होता है। टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पता चलेगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा है ये, बहुत बड़ा नंबर है। इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द ईयर।
Quality education. Alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the Torah content too. They want the broadcasting. The best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।